कैपिटल स्ट्रक्चर होता क्या है? सबसे पहले हम इसका एक छोटा सा मीनिंग, अर्थ जान लेते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर इट रेफर्स टू रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ द लॉन्ग टर्म फंड्स। जो भी लॉन्ग टर्म फंड्स होते हैं उनका जो रेशो होता है टोटल फंड्स के साथ, उसको जो प्रोपोर्शनेट फॉर्म में हम काउंट करते हैं उसको हम बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। इसको समझने से पहले हमको दो बेसिकली और टर्म भी ऐसी हैं जो इससे मिलती जुलती हैं, वो हमको सीखनी बहुत जरूरी होती हैं। वो है फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्या होता है, कैपिटलाइजेशन क्या होता है। जी हां, ये जो टॉपिक है आपका कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर को समझने से पहले फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्या है और कैपिटलाइजेशन क्या है, इस टॉपिक को समझना बहुत जरूरी है। तो हम एक फॉर्मेट के थ्रू इस टॉपिक को बहुत इजी वे में समझने वाले हैं। इट विल टेक जस्ट 5 मिनट। लेट्स सपोज करो, ऐसा मानकर चलते हैं कि हमने एक कंपनी बनानी है। उस कंपनी में हमको 10 लाख रुपए की जरूरत है। हमने क्या किया, इक्विटी शेयर कैपिटल से 4.5 लाख रुपए, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से 2.25 लाख रुपए, डिबेंचर से 1,12,500, रिटेन्ड अर्निंग का हमने यूज करना है मान लो 1,12,500 और करंट लाइबिलिटी का हमको यूज करना है 1 लाख रुपए। मान लीजिए हमको 10 लाख रुपए की जरूरत है। हमने क्या किया, इक्विटी शेयर कैपिटल से इतना, प्रेफरेंस शेयर से इतना, डिबेंचर से इतना, रिटेन्ड अर्निंग से इतना और करंट लाइबिलिटी से इतना इतना अर्न करना है। टोटल कितने चाहिए, 10 लाख। तो ये जो टोटल है 10 लाख का, इसको हम बोलेंगे फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर किसको बोलेंगे, इन सब का टोटल, इस पूरी की पूरी का टोटल कितना है, 10 लाख। मतलब लाइबिलिटी साइड का जो टोटल होता है, चाहे उसके अंदर आपकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज आई, ये चारों लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज है और ये आपकी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी मतलब करंट लाइबिलिटी। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं, लाइबिलिटी साइड के टोटल को। लाइबिलिटी साइड के अंदर आपको पता है कि लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज भी आती हैं और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज भी आती हैं। तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज प्लस शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज दोनों को अगर हम टोटल कर देते हैं, वो टोटल है 10 लाख रुपए। इस 10 लाख रुपए को हम क्या बोलेंगे, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। मतलब फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्या है, कॉम्पोजिशन ऑफ द लाइबिलिटी साइड, लाइबिलिटी साइड का टोटल। अब उस टोटल के अंदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज भी हो सकती हैं, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज भी हो सकती हैं। अब आगे देखते हैं। मान लीजिए मैंने 4.5 लाख रुपए को 10 लाख से कंपैरिजन कराया तो कितना परसेंट आया, 45%। 2.25 लाख को मैंने 10 लाख से कंपैरिजन कराया, कितना परसेंट आया, 22.5%। ये आया 11.25%, ये आया 11.25%। 1 लाख को 10 लाख से कंपैरिजन कराया, कितना परसेंट आया, 10%। तो मतलब इस स्ट्रक्चर के अंदर हमको क्या दिखाई दे रहा है, इक्विटी शेयर कैपिटल टोटल लाइबिलिटी का 45% है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टोटल लाइबिलिटी का 22.5% है। इसी तरह से करंट लाइबिलिटी टोटल लाइबिलिटी की कितनी परसेंट है, 10% है। तो अब हम क्या करते हैं, एक कॉलम और रेडी करते हैं। इस कॉलम में हमको क्या करना है, ध्यान से देखना, यहां से लेकर यहां तक ये है हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। इसका टोटल कितना है, 9 लाख। क्योंकि अगर पूरी लाइबिलिटी साइड 10 लाख की है, 10 लाख में से अगर मैं करंट लाइबिलिटी को हटा देता हूं तो बाकी की रह गई लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज कितनी है, 9 लाख। अभी अपने को क्या करना है, 4.5 लाख को टोटल लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी से कंपैरिजन करना है, 50% आएगा। 2.25 लाख को टोटल लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी से कंपैरिजन करना है, 25%। इसी तरह से इसकी कंपैरिजन टोटल से, इसकी कंपैरिजन भी 9 लाख से 12.5। तो ये हमारा एक नेक्स्ट कॉलम रेडी हुआ। इस कॉलम के अंदर हमने क्या देखना है, ये है परसेंटेज ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज का, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज का मैंने क्या निकाला, परसेंटेज निकाल लिया। ये परसेंटेज निकाला कैसे है, ये देखो, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज का मैंने टोटल लगाया है। ये चारों की चारों लाइबिलिटीज कौन सी है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। ये चारों लाइबिलिटीज को मैंने टोटल लगाया
और टोटल के साथ हर आइटम का मैंने कंपैरिजन करा दिया, तो यह हमारे पास 4% आ गई। ठीक है, अब इस टेबल के थ्रू हमने क्या देखना है, कैपिटलाइजेशन क्या होता है। कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है टोटल लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज का टोटल, 1 2 3 4, इन चारों आइटम्स का टोटल कितना है, 9 लाख। इस 9 लाख को हम क्या बोलेंगे, कैपिटलाइजेशन बोलेंगे। यस, अगर लाइबिलिटी साइड का फुल टोटल करूं 10 लाख, इसको हम क्या बोल रहे थे, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। पर अगर हम सिर्फ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज का टोटल करते हैं, कितना है, 9 लाख, 9 लाख को इस टॉपिक के अकॉर्डिंग हमको क्या बोलना है, कैपिटलाइजेशन। मतलब कैपिटलाइजेशन रियलिटी में होता क्या है, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में से अगर मैं करंट लाइबिलिटी को माइनस कर देता हूं, बाकी क्या रह गया, 9 लाख, तो 9 लाख को मैं क्या बोलूंगा, कैपिटलाइजेशन। तो कैपिटलाइजेशन एक क्वांटिटिव फॉर्म में है, क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी कितनी है, 9 लाख। इस 9 लाख के अंदर आपको पता है कि इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी है, डिबेंचर्स कितने हैं, रिटेन्ड अर्निंग कितनी है। तो इस 9 लाख को हम बोलेंगे कैपिटलाइजेशन। पर हमने क्या किया, इसकी परसेंटेज भी निकाली है चारों आइटम्स की, तो इन चारों आइटम्स की जो परसेंटेज है, इस परसेंटेज को हम बोलेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर आपको क्या बता रहा है, कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर हमने सिर्फ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज का ही परसेंटेज निकाला है। आपको फिर से बता रहा हूं, ये स्ट्रक्चर फाइंड आउट करने के लिए मैंने क्या किया, चारों आइटम्स का टोटल किया, चारों आइटम लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, 4.5 लाख को इससे कंपैरिजन, इसको भी इसी से कंपैरिजन, इसको इससे, इसको इससे, ये आंसर हमारे पास चारों आइटम्स के आए। ये चारों आइटम्स को हम क्या बोलेंगे, कैपिटल स्ट्रक्चर। तो कैपिटल स्ट्रक्चर हमको क्या बताता है, कैपिटल स्ट्रक्चर हमको ये बता रहा है कि 50% हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल है, 25% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, 12.5 डिबेंचर्स, 12.5 रिटेन्ड अर्निंग। कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर, कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर हम शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज मतलब करंट लाइबिलिटीज को नहीं लेते हैं, सिर्फ किसकी बात करते हैं, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज की। और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज के ऊपर भी परसेंटेज की बात करते हैं। मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर और कैपिटलाइजेशन के अंदर, दोनों के अंदर फर्क है। कैपिटलाइजेशन के अंदर तो हम अमाउंट की बात करते हैं, जबकि कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर परसेंटेज की बात होती है। यस, मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, कैपिटलाइजेशन के अंदर अमाउंट की बात होती है, कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर परसेंटेज की बात होती है। कैपिटलाइजेशन एक क्वांटिटिव एस्पेक्ट है, जबकि कैपिटल स्ट्रक्चर एक क्वालिटेटिव है। क्वालिटी देखो हमारे पास क्या है, क्या क्वालिटी है, कैपिटल स्ट्रक्चर की क्वालिटी है कि हमारे पास 50% इक्विटी शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 25% है, ये क्वालिटी को बताते हैं। परसेंटेज की अगर हम बात कर रहे हैं दैट इज क्वालिटी, अमाउंट की बात कर रहे हैं तो वो क्वांटिटी। ठीक है, इस टॉपिक को मैं एक बार फिर से निचोड़ रहा हूं, कंक्लूड कर रहा हूं। हम पढ़ रहे थे कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर को पढ़ने से पहले हमने देखा लाइबिलिटी साइड का जो टोटल है 10 लाख, इसको हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। अगर इस 10 लाख रुपए में से अगर मैं करंट लाइबिलिटी को हटा देता हूं, ये चारों आइटम का टोटल कितना आया, 9 लाख। इस 9 लाख को हमको क्या बोलना है, कैपिटलाइजेशन। अगर अब हर आइटम की मैं इस 9 लाख से परसेंटेज निकाल देता हूं, तो ये परसेंटेज का जो बेस हमारे पास आएगा, इसको हम बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर हमको परसेंटेज फॉर्म बताता है, जबकि कैपिटलाइजेशन हमको अमाउंट फॉर्म बताता है। कैपिटलाइजेशन मतलब टोटल ऑफ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। तो देखो कैपिटल स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या था, रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ द लॉन्ग टर्म फंड्स। हमने लॉन्ग टर्म फंड्स का परसेंटेज निकाला। ये लॉन्ग टर्म फंड्स का परसेंटेज निकालने के लिए मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमने सिर्फ लॉन्ग टर्म फंड्स का ही टोटल लगाया है, 1 2 3 4, ये चारों आइटम लॉन्ग टर्म है। करंट लाइबिलिटी को मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है, ये चारों आइटम्स लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज है। तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज का जब आप परसेंटेज निकाल दोगे, तो वो परसेंटेज फॉर्म आपकी क्या कही जाएगी, कैपिटल स्ट्रक्चर कही जाएगी। कॉस्ट और रिस्क के बेस पर, यस, कॉस्ट और रिस्क के बेस पर हमने इन दोनों टॉपिक में डिफरेंस को डिस्कस करना है। देखिए
कंपनी कभी कभी स्टार्टिंग में इक्विटी शेयर इशू करती है। इक्विटी शेयर कैपिटल के थ्रू कंपनी ने पैसा इकट्ठा किया, पैसा आ गया। थोड़े टाइम के बाद मान लो कंपनी को कहीं से लोन की जरूरत पड़ती है, बैंक से लोन लिया या डिबेंचर होल्डर्स को डिबेंचर्स इशू किए और डिबेंचर होल्डर्स के थ्रू पैसा आ गया। अब क्या होता है, डिबेंचर्स होल्डर को कंपनी ने पे करना होता है इंटरेस्ट। हर हालत में कंपनी को प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, कंपनी इन डिबेंचर्स होल्डर्स को, डेट कैपिटल वाले लोगों को हर हालत में इंटरेस्ट पे करेगी ही, चाहे बिजनेस में प्रॉफिट है या नहीं है। हमको इनको हर हालत में पैसा रिटर्न भी करना होता है एक टाइम के बाद, और जितने टाइम तक हम इन लोगों का पैसा यूज करेंगे तब तक हमको हर बार इनको इंटरेस्ट भी पे करना होगा। दूसरी बात आती है इक्विटी शेयर के ऊपर। इक्विटी इक्विटी शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? कंपनी के मालिक होते हैं। कंपनी के अंदर जो पैसा लगाया होता है, किन्होंने लगाया होता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स ने। अब ये इक्विटी शेयर होल्डर्स जब पैसा लगाते हैं तो क्या चाहते हैं? इंटरेस्ट तो इनको मिलता नहीं है, क्या मिलेगा इनको? मिलेगा प्रॉफिट में हिस्सा। प्रॉफिट में हिस्सा जो हमें कंपनी को इन्हें देना होता है उसको हम बोलते हैं डिविडेंड। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या मिलता है? इक्विटी शेयर कैपिटल वालों को क्या मिलता है? डिविडेंड मिलता है। और डिविडेंड मिलता भी तब है जब हमारे पास प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट होगा तो इनको डिविडेंड देंगे, अदरवाइज डिविडेंड नहीं देंगे। जबकि ये लोग क्या, प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, हमें इनको हर हालत में इंटरेस्ट भी देना पड़ता है, और जितने टाइम पीरियड के लिए हमने इनसे पैसा लिया है उतने टाइम पीरियड के बाद हमको इन लोगों को पैसा रिटर्न करना पड़ता है। जबकि इनको पैसा वापस मिलेगा नहीं मिलेगा इनको कुछ नहीं पता होता। इन्होंने तो बस ऐसा लगा लो कि बिजनेस में, कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर दिया है। ये सिर्फ कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, इनको पैसा वापस रिटर्न मिलेगा नहीं मिलेगा कोई चांसेस नहीं होते हैं। बस इनको क्या मिलता है? हर बार डिविडेंड मिलता है, प्रॉफिट में से हिस्सा मिलता है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है ये डिफरेंस हम जान लेते हैं। पहला पॉइंट है कॉस्ट, कॉस्ट के बेस पर। फिर दूसरा पॉइंट हम डिस्कस करेंगे रिस्क के बेस पर। तो कॉस्ट के बेस पर डिबेंचर्स होल्डर्स को, या अगर हम कहीं से लोन पे पैसा लेते हैं तो लोन के ऊपर इंटरेस्ट हमारी फिक्स होती है। इसलिए इंटरेस्ट फिक्स होने की वजह से इनकी जो लागत आती है, इनके ऊपर जो खर्चा होता है वो हमारा मिनिमम होता है। इनके ऊपर जो लागत आती है, कॉस्ट आती है, वो इक्विटी शेयर कैपिटल से कम आती है, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स मैक्सिमम डिविडेंड लेना चाहते हैं। क्यों लेना चाहते हैं? अरे भाई कंपनी के मालिक हैं, इन्होंने पैसा लगाया है, पर डिविडेंड कितना परसेंटेज से मिलेगा इनको फिक्स नहीं होता है। कंपनी की नजरों से देखें तो डिबेंचर्स से पैसा लेना, उनके ऊपर इंटरेस्ट पे करना, कंपनी को कम कॉस्ट पड़ती है, लागत कम पड़ती है, जबकि इनके ऊपर डिविडेंड पे करना ज्यादा महंगा पड़ता है। तो कॉस्ट के बेस पर हमने जो पहला पॉइंट किया उसको मैं भी कंक्लूड कर रहा हूं। क्या इनके ऊपर कॉस्ट कम आती है क्योंकि परसेंटेज फिक्स होती है। भाई 6% इंटरेस्ट देना है तो 6% ही देना है, फालतू नहीं देना है। जबकि इनको डिविडेंड कितना परसेंटेज देना है फिक्स ही नहीं होता है। प्रॉफिट अगर सारा बच गया तो प्रॉफिट पूरा भी ले जाते हैं, 50% भी क्या पता डिविडेंड मिल जाए इनको, क्योंकि डिविडेंड की परसेंटेज फिक्स नहीं होती है। दूसरी बात करते हैं रिस्क की। रिस्क की बात करें तो इन लोगों को रिस्क सबसे कम होता है, रिस्क होता ही नहीं है। क्योंकि कंपनी अगर फेल भी हो गई, कंपनी के अंदर अगर लॉस भी हो गए, फिर भी इन लोगों को इंटरेस्ट लेने का हक होता है, इंटरेस्ट लेने का हक होता है। कंपनी ने मान लो किसी साल इनको इंटरेस्ट पे नहीं किया, पैसा रिटर्न नहीं किया, ये लोग क्या करते हैं, कोर्ट में चले जाते हैं, कंपनी के ऊपर केस कर देते हैं। कंपनी को फिर हर हालत में इनको इंटरेस्ट भी देना पड़ता है और पैसा वापिस भी करना पड़ता है, इसलिए इन लोगों को रिस्क बिल्कुल कम होता है। अब बात करते हैं इक्विटी कैपिटल की। इक्विटी कैपिटल लगाने वाले शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसा रिटर्न होने की कोई गारंटी नहीं होती, डिविडेंड मिलने की भी कोई गारंटी नहीं होती है। डिविडेंड इन लोगों को मिलता भी
तब है जब इंटरेस्ट हम इन लोगों को पे कर चुके होते हैं, क्योंकि कंपनी में जब प्रॉफिट होते हैं तो उस प्रॉफिट में से सबसे पहले हम इनको इंटरेस्ट पे करते हैं, फिर कुछ बच जाता है तो इनको डिविडेंड देते हैं। डिविडेंड मिलता भी तब है इंटरेस्ट घटाकर, टैक्स घटाकर, फिर हम इनको डिविडेंड पे करते हैं। अब अगर हम इनको किसी साल डिविडेंड ना दें, अगर हम कभी इनको डिविडेंड ना दें, प्रॉफिट नहीं है, कंपनी डिविडेंड मान लो इनको नहीं दे पाती, तो ये कोर्ट में केस नहीं कर सकते। इनको कोर्ट में केस करने का कोई हक नहीं होता, क्योंकि कंपनी के मालिक हैं। अब अपनी कंपनी के खिलाफ केस करोगे तुम जाके क्या कि हमारी कंपनी ने हमको डिविडेंड नहीं दिया, तो आप कंपनी में केस नहीं कर सकते, ना पैसा रिटर्न लेने के लिए ना डिविडेंड लेने के लिए। तो कॉस्ट की बात करें, कॉस्ट इसमें कम आती है, इसमें ज्यादा आती है, क्योंकि परसेंटेज फिक्स है, इसमें परसेंटेज फिक्स नहीं है। रिस्क इसमें सबसे कम है, क्योंकि ये पैसा वापस लेने के लिए, इंटरेस्ट लेने के लिए कोर्ट में केस कर सकते हैं, जबकि ये डिविडेंड को लेने के लिए, पैसा रिटर्न लेने के लिए कोर्ट में केस नहीं कर सकते। तो आइए अब इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डेट कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दोनों में क्या डिफरेंस है। ऋण पूंजी, पूर्वाधिकार अंश पूंजी, दोनों में क्या सिमिलरिटी है और डिसिमिलरिटी, मतलब समानताएं क्या आपस में मैच करता है और क्या ऐसा है जो दोनों में डिफरेंस क्रिएट करता है। तो सबसे पहले हम सिमिलरिटीज की बात करते हैं। अगर हम समानता की बात करें तो दोनों में सबसे एक कॉमन चीज होती है, डेट कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट फिक्स देते हैं, जबकि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को डिविडेंड कितना मिलना है फिक्स होता है। मतलब दोनों में एक कॉमन बात है फिक्स होने की, इनको इंटरेस्ट फिक्स मिलता है, इनको डिविडेंड फिक्स मिलता है। इसलिए इंटरेस्ट फिक्स और डिविडेंड फिक्स होने की वजह से इन दोनों कैपिटल के सोर्सेज को हम क्या बोलते हैं, फिक्स्ड कैपिटल कॉस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिक्स्ड कैपिटल कॉस्ट, स्थायी पूंजी लागतें। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनको फिक्स के अकॉर्डिंग हमने इंटरेस्ट फिक्स किया हुआ है, इनको डिविडेंड फिक्स किया हुआ है, इसी वजह से हम इनको बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल कॉस्ट, क्योंकि हमको पता है कि इनको कितनी फिक्स के अकॉर्डिंग, कितनी फिक्स परसेंटेज के अकॉर्डिंग हमने इनको पे करना है। और ये जो दोनों सोर्स होते हैं ये इक्विटी शेयर कैपिटल से सस्ते होते हैं। क्यों, क्योंकि इन दोनों को फिक्स परसेंटेज के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट और डिविडेंड मिलता है, जबकि इक्विटी शेयर होल्डर्स को कितना डिविडेंड पे करना है कोई फिक्स नहीं होता है। इक्विटी शेयर होल्डर्स के ऊपर परसेंटेज डिविडेंड की कभी फिक्स नहीं की जाती है। यस, ये दोनों सोर्सेज इक्विटी शेयर कैपिटल से सस्ते पड़ते हैं, जबकि बाकी का जो बच जाता है प्रॉफिट, उसके ऊपर हक, राइट किसका होता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स का होता है। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को कितना डिविडेंड मिलने वाला है ये कभी भी फिक्स नहीं होता है, अनलिमिटेड टाइम तक उनको परसेंटेज मिल सकता है डिविडेंड में। अगली बात करते हैं हम डिसिमिलरिटीज की, दोनों में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस के अंदर में अगर बात करें तो सबसे पहला डिफरेंस है कि हमें डेट कैपिटल को इंटरेस्ट हर हालत में पे करना ही होता है। बिजनेस में हमको प्रॉफिट है या लॉस है, हमें इंटरेस्ट हर हालत में पे करना ही होता है, जबकि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वालों को हम सिर्फ प्रॉफिट होने के केस में ही डिविडेंड पे करते हैं। इनको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा कंपनी में, इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा, इनको सिर्फ तब मिलेगा डिविडेंड जब कंपनी में प्रॉफिट हो रहे हैं। इनको टैक्स बेनिफिट मिलता है, इनको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है। फॉर एग्जांपल ध्यान से देखिए, कंपनी में 1 लाख के प्रॉफिट हुए, इन लोगों को हमने इंटरेस्ट पे करना है, 10,000 का इंटरेस्ट पे कर दिया, बाकी प्रॉफिट कितने रह गए, 90,000। कंपनी ने 30% मान लो टैक्स पे करना है, कितना चला गया, 27,000। बाकी का प्रॉफिट इनके लिए प्लस इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए अवेलेबल होने वाला है। क्या क्या देखा हमने यहां पे, जो 63,000 का जो प्रॉफिट अवेलेबल होने वाला है, उस प्रॉफिट में से हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड देंगे प्लस इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देते हैं। तो अल्टीमेटली
डेट कैपिटल वालों को इंटरेस्ट हमने पहले पे कर दिया है, जबकि टैक्स बाद में घटाया है। मतलब इनको क्या टैक्स का बेनिफिट मिल गया, इनके प्रॉफिट में से तो इनको मिले हुए इंटरेस्ट में से टैक्स तो घटाया ही नहीं हुआ है, जबकि ये जो प्रॉफिट बचा है, ये प्रॉफिट कब बचा है, टैक्स घटाने के बाद। मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड मिलता है उसके ऊपर इनको टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलता है। तो डेट कैपिटल वालों को टैक्स का बेनिफिट मिलता है, तो इनको टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलता है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो दोनों में डिफरेंस क्रिएट करती है, कंपनी अगर दोनों में से पैसा रिटर्न करना चाहे तो सबसे पहले पैसा इनको वापस होगा, फिर इनको वापस होता है। यस, कंपनी पैसा वापस करती है पहले जहां से कंपनी ने लोन लिया हुआ होता है या कहीं से डिबेंचर्स के थ्रू पैसा लिया हुआ है। तो कंपनी पहले डेट कैपिटल वालों का पैसा रिटर्न करती है, उसके बाद पैसा रिटर्न करती है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वालों का। इस वीडियो में हमने 3 टॉपिक छोटे छोटे डिस्कस करने हैं। फाइनेंशियल लीवरेज क्या होती है, फाइनेंशियल रिस्क क्या है, एंड ट्रेड ऑन इक्विटी क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फाइनेंशियल लीवरेज के बारे में। फाइनेंशियल लीवरेज का मतलब है कि जब आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में इक्विटी कैपिटल के बाद फिक्स्ड कैपिटल कॉस्ट वाले सोर्स भी मिले हुए होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल लीवरेज। मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, इक्विटी कैपिटल के साथ जब आपको ऐसे कॉस्ट जो फिक्स्ड कैपिटल वाले हैं अगर वो भी इंक्लूड है, मतलब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डेट कैपिटल, अगर ये दोनों रिसोर्सेज हमारे इक्विटी कैपिटल के साथ कैपिटल स्ट्रक्चर में हैं, तो इसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल लीवरेज। फाइनेंशियल लीवरेज मतलब इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस डेट कैपिटल। अब फाइनेंशियल लीवरेज का ज्यादा होने का मतलब क्या है, हमारी जो टोटल कैपिटल की कॉस्ट आती है, ओवरऑल कैपिटल की जो कॉस्ट आएगी, कॉस्ट आपकी कम आएगी। कॉस्ट कम आएगी तो अल्टीमेटली क्या होगा, कंपनी को बेनिफिट हो गया, और बेनिफिट होगा तो बेनिफिट का फायदा कंपनी के ओनर्स को तो मिलता ही मिलता है। फाइनेंशियल लीवरेज की वजह से हमारी जो टोटल कैपिटल की जो कॉस्ट होती है, कॉस्ट हमारी कम हो जाती है, अल्टीमेटली कंपनी के बेनिफिट, कंपनी के प्रॉफिट बढ़ जाते हैं। इससे जो शेयर होल्डर्स होती है, इनकी वेल्थ, इनकी संपदा इसके अंदर इंक्रीज होता है। नेक्स्ट टॉपिक फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है, देखो जब जब हम फिक्स्ड कैपिटल कॉस्ट वाले रिसोर्सेज का यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इनको क्या देना पड़ता है हमें, कंपनी इनको पे करती है फिक्स्ड परसेंटेज से डिविडेंड, इनको क्या पे करती है कंपनी, फिक्स्ड परसेंटेज से इंटरेस्ट। तो डेफिनेटली जो ये रिसोर्स है, ये वो रिसोर्स है, अगर कंपनी इनको इंटरेस्ट पे ना करे, इनका पैसा रिटर्न ना करे, ये लोग क्या करते हैं, कोर्ट में जाके केस कर देते हैं और कंपनी को हर हालत में इनको इंटरेस्ट भी पे करना होता है और इनका मनी भी रिटर्न करना होता है। मतलब फाइनेंशियल लीवरेज की वजह से, मतलब इन दोनों रिसोर्सेज की वजह से कंपनी के ऊपर कभी कभी रिस्क बढ़ जाता है। रिस्क कब बढ़ जाता है, जब कंपनी इनको इंटरेस्ट या डिविडेंड पे करने की हालत में नहीं होती, तो कम से कम ये वाले जो है ना डिबेंचर्स होल्डर या डेट कैपिटल वाले, ये लोग तो कंपनी के ऊपर केस कर देते हैं, क्योंकि हमें हर हालत में इनको इंटरेस्ट पे करना ही होता है। इसलिए कंपनी के ऊपर रिस्क बढ़ जाता है, इसी रिस्क को हम बोलते हैं फाइनेंशियल रिस्क। मतलब हमारी फाइनेंशियल कॉस्ट कभी कभी इंक्रीज हो जाती है। कब इंक्रीज हो जाती है, प्रॉफिट ना होने के केस में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ट्रेड ऑन इक्विटी, समता पर व्यापार करना। कंपनी कभी कभी क्या करती है, इक्विटी शेयर कैपिटल को बेस बनाकर डिबेंचर से प्लस प्रेफरेंस शेयर से पैसा ले लेती है, उस पैसे को भी यूटिलाइज करती है। तो अब हमारे पास क्या हो गया, इक्विटी शेयर कैपिटल या मान लो डेट कैपिटल भी हमारे पास साथ हो गई, तो इसको हम बोलेंगे ट्रेड ऑन इक्विटी। ट्रेड ऑन इक्विटी का मतलब सिर्फ यही नहीं होता है कि हमने सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर से ही काम करना है। ट्रेड ऑन इक्विटी का मतलब होता है कि इक्विटी शेयर्स को बेस बनाकर हमने क्या किया है, डिबेंचर होल्डर्स से पैसा लिया है, डिबेंचर्स के थ्रू हमने लोन लिया हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं ट्रेड ऑन इक्विटी।
पीछे वाली वीडियो के लास्ट में हमने एक टॉपिक होल्ड पर रखा था कि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या होता है, तो वही टॉपिक अब हम इस वीडियो के थ्रू कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी बिल्कुल सिंपल टॉपिक है, बिल्कुल इजी टॉपिक है, बस हमको एक बार नॉन स्टॉप इस वीडियो को देखना है। आप इस टिपिकल से टॉपिक को ही बहुत इजी लैंग्वेज में अब समझने वाले हैं। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी को हम हिंदी में बोलते हैं समता पर व्यापार। समता लगा लो कि हिंदी में हम कह सकते हैं कि एक कोऑर्डिनेशन बना के रखना है अपने को। समता का मतलब ये नहीं है कि इक्विटी, समता का मतलब है कि हमने एक कोऑर्डिनेशन बना के रखना है और इस ढंग से काम करना है कि हमारी इनकम इंक्रीज हो जाए। किसकी इनकम इंक्रीज हो जाए? हमारी कंपनी ने रियलिटी में जो पैसा लिया होता है, किससे लिया होता है? इक्विटी शेयर होल्डर। हर कंपनी चाहती है कि कंपनी के जो मालिक होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर, इनकी इनकम में इंक्रीज करना। तो इनकी इनकम में इंक्रीज करने के लिए कंपनी क्या खेल खेलती है? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का। अब ट्रेडिंग ऑन इक्विटी है क्या, इसको हम थोड़ा सा जान लेते हैं। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब है कि कंपनी इक्विटी शेयर कैपिटल के बेस पर फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल को रिसीव करके इक्विटी शेयर होल्डर्स की इनकम में इंक्रीज करती है। ध्यान से सुनिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। इक्विटी शेयर कैपिटल के बेस पर कंपनी फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल को रिसीव करके इक्विटी शेयर होल्डर की इनकम में इंक्रीज करती है। यह केवल तभी पॉसिबल हो सकता है जब हमारी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल से ज्यादा हो। ठीक है, यह केवल तब पॉसिबल हो सकता है, इनकी इनकम तब ही इंक्रीज हो सकती है जब कंपनी की रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो। किससे? फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल से। फॉर एग्जांपल, मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं, लोकल एग्जांपल। मान लीजिए मेरा नाम ए है, मैं क्या करता हूं, एक पर्सन से 1 लाख का लोन लेता हूं। कितने का? 1 लाख का। मैंने इस पर्सन को कितना इंटरेस्ट देना है? 10% इंटरेस्ट देना है। मैं यही पैसा किसी और पर्सन को दे देता हूं। ये पर्सन मान लो बी है, मैंने बी को यही पैसा 20% पे दे दिया। कितने परसेंट पे दे दिया? 20% पे। अब सोचकर देखो कि मैंने वहां पैसा लगाया, बी पे पैसा लगाया, या लगा लो कि मैंने बी कंपनी में पैसा लगाया, मेरे को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मुझे कितना मिल रहा है? 20%। जबकि मैंने इस वाली पार्टी को कितना पे करना है? 10%। तो आपको क्या लग रहा है कि मुझे 10% का बेनिफिट होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि मैंने किसी से 10% में पैसा लेकर आगे किसी को 20% में दे दिया, तो 10% का फायदा मुझे हो जाएगा। इसलिए आपको यह टॉपिक यहां पे कहा जा रहा है कि मान लीजिए कि मैंने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और डेट कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और डेट कैपिटल से मान लो मैंने 1 लाख रुपया लिया और ये पैसा मैंने और कहीं पर लगा दिया। 10% में मैंने इनसे लिया और 20% में मैंने आगे लगा दिया। तो मेरी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा होनी चाहिए, जितना मैंने इनको पे करना है उससे ज्यादा। मैंने इन दोनों को कितना पे करना है? 10%। जबकि मैं कहीं और पैसा इन्वेस्ट करूं, वहां से मेरी रिटर्न ज्यादा होनी चाहिए। मतलब कंपनी कहती है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स की इनकम के अंदर केवल तभी इंक्रीज हो सकता है जब आप खुद फालतू कमाओ, उनको देने की बजाय। उनको तो हमने देना ही है 10%, पर हमारी कमाई 10% से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, अब बात आती है कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और डेट कैपिटल को हम फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल क्यों बोलते हैं? फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल हम इन दोनों को क्यों बोलते हैं? क्योंकि कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वालों को बोल रखा होता है कि आपका डिविडेंड मान लो 10% फिक्स रहेगा। इनको भी बोल रखा है कि तुमको इंटरेस्ट मिलने वाला है 8%। तो इनको जो भी मिलना होता है वो पहले से ही फिक्स होता है। तो फिक्स होने की वजह से हम इन दोनों रिसोर्सेज को क्या बोलते हैं? फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल बोलते हैं, क्योंकि इनको
कितनी कैपिटल के ऊपर कितना क्या पे करना है कंपनी को ऑलरेडी पता होता है, जबकि इक्विटी शेयर होल्डर्स को कंपनी ने कितना पे करना है डिविडेंड कंपनी को नहीं पता होता। ठीक है, तो इसलिए इन दोनों रिसोर्सेज को ही हम सिर्फ क्या बोलते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल। तो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल से इनकम ज्यादा होनी चाहिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा होनी चाहिए, तभी तो हम इक्विटी शेयर होल्डर की इनकम में इंक्रीज कर पाएंगे। अब कंपनी के मालिक ने कंपनीज में पैसा लगाया प्लस बाहर से भी पैसा उधार ले लिया, तो ये वाला पैसा उधार लेकर हमने बाहर तो किसी को ज्यादा पे दे दिया और हमने खुद बाहर किसी को कम देना है। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स मान लो ये ए है, ये कंपनी है, तो कंपनी को अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, कंपनी की इनकम में अल्टीमेटली तभी इंक्रीज हो जाएगा। अब बात आती है कि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं और जो ये डिबेंचर्स के अंदर जिन्होंने पैसा लगाया होता है, मतलब डिबेंचर होल्डर्स, इनका कंपनी के अंदर जो पार्ट होता है ना वो लिमिटेड होता है। क्या होता है इनका पार्ट कंपनी में, लिमिटेड, क्योंकि इन्होंने जितना पैसा लगाया होता है इनको एक टाइम पीरियड के बाद वापस भी मिल जाता है, प्लस इनको ये भी पता होता है कि हमको फिक्स रेट से कितना इंटरेस्ट और कितना डिविडेंड मिलने वाला है। ठीक है, तो इन दोनों को पहले से पता होता है। अब बात आती है कि डिबेंचर होल्डर्स कंपनी में पैसा लगाना कब पसंद करते हैं। ये उस कंपनी में पैसा लगाना पसंद करते हैं जिस कंपनी की इक्विटी शेयर कैपिटल जितनी ज्यादा होगी, क्योंकि अगर कल की डेट में पैसा डूब भी गया, कंपनी डूब भी गई, तो कम से कम इनका पैसा नहीं डूबेगा, इनको सबसे पहले पैसा रिटर्न होता है। कंपनी के डूबने की सिचुएशन में क्या होता है, डिबेंचर होल्डर को पहले पैसा मिलता है, फिर पैसा मिलता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, फिर पैसा वापस आता है इक्विटी शेयर होल्डर्स को। हालांकि कंपनी के मालिक कौन है, इक्विटी शेयर होल्डर्स, फिर भी इनको सबसे लास्ट में पैसा मिलता है। तो डिबेंचर होल्डर्स डिबेंचर्स के थ्रू कंपनी को पैसा देकर अपने आप को सबसे ज्यादा सेफ महसूस करते हैं, पर सेफ महसूस तभी करेंगे जब उस कंपनी के पास इक्विटी शेयर कैपिटल हो, क्योंकि कंपनी को डूबने की हालत में, दिवालिया होने की हालत में कंपनी लोगों को पैसा अगर नहीं दे पा रही है, तो कंपनी सबसे पहले पैसा किसको रिटर्न करने वाली है, डिबेंचर्स होल्डर को। इसलिए डिबेंचर्स होल्डर उस कंपनी में पैसा लगाना पसंद करते हैं जिस कंपनी के पास इक्विटी शेयर कैपिटल जितनी ज्यादा होती है, क्योंकि कंपनी की डूबने की स्थिति में सबसे पहले पैसा डिबेंचर्स होल्डर को मिलेगा। अब हमारा टॉपिक आ रहा था कि ये कंपनी फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल से पैसा रिसीव करके इक्विटी शेयर होल्डर की इनकम में इंक्रीज कैसे करती है। तो इस टॉपिक को समझने के लिए हम दो कंपनी का एग्जांपल लेते हैं। एक कंपनी ऐसी जिन्होंने डिबेंचर इशू ही नहीं किए, और दूसरी कंपनी ऐसी जिसने डिबेंचर्स को इशू किया हुआ है, वहां से बेनिफिट ले रही है और इक्विटी शेयर होल्डर की इनकम को इंक्रीज करके दिखा रही है। हम एक छोटा सा एग्जांपल लेके देख लेते हैं। इस एग्जांपल के अंदर हमारे सामने एक्स और वाई दो कंपनियां हैं। ये देखिए एक्स और वाई दो कंपनियां हैं। एक्स के पास सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल है 10 लाख, वाई के पास इक्विटी शेयर कैपिटल है 4 लाख, डिबेंचर्स हैं पड़े 6 लाख। अल्टीमेटली एक्स और वाई दोनों ने 10 लाख और 10 लाख की कैपिटल लगाई हुई है। एक्स की जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो हर शेयर 10 रुपए का है, मतलब 1 लाख शेयर इंटू 10 रुपीज 10 लाख। वाई के पास 40,000 शेयर हैं, हर शेयर कितने रुपए का है, 10 रुपए का, तो ये इसलिए हो गए 4 लाख। तो एक्स कंपनी के पास डिबेंचर्स है ही नहीं, तो बट एक्स कंपनी ने पूरा पैसा किससे लिया हुआ है, इक्विटी शेयर होल्डर से। वाई ने 4 लाख लिया हुआ है इक्विटी शेयर होल्डर से, 6 लाख लिए हुए हैं डिबेंचर होल्डर से। तो हमारे पास टोटल दोनों कंपनी के पास 10 लाख लगे हुए हैं। अब दोनों कंपनी की इनकम अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 2 लाख है, और टैक्स की रेट मान लो 30% है। तो हम दोनों कंपनी का कंपैरिजन करके देख लेते हैं। देखो पहली कंपनी ने तो डिबेंचर जारी नहीं किए हुए, दूसरी कंपनी के पास डिबेंचर है। तो इस टॉपिक को हम थोड़ा सा कैलकुलेट करके देखते हैं कि दोनों में से फायदा किसको होएगा, किसके शेयर होल्डर्स को ज्यादा इनकम मिलने वाली है। तो इसको हम थोड़ा सा सोल्व करके देखते हैं। ये एक्स कंपनी, ये वाई कंपनी। एक्स कंपनी के पास भी कितना प्रॉफिट है, 2 लाख। ये है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, EBIT।
अब एक्स कंपनी ने तो डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट पे करना ही नहीं है, तो इंटरेस्ट की बात एक्स कंपनी के लिए तो है ही नहीं, इसने तो कोई इंटरेस्ट पे करना नहीं है। वाई कंपनी ने कितना डिबेंचर इशू किए हुए हैं? 6 लाख। 6 लाख के ऊपर 10% का इंटरेस्ट पे करना है, तो 6 लाख का 10% करोगे तो वाई कंपनी ने 60,000 का इंटरेस्ट पे करना है। ठीक है, इंटरेस्ट पे करने के बाद एक्स कंपनी की इनकम, वाई कंपनी की इनकम, सिर्फ अभी इंटरेस्ट पे करने के बाद। अब कंपनीज ने क्या करना होता है, जितनी भी इनकम कमाती है उसके ऊपर 30% टैक्स भी पे करना है। अब हम क्या करते हैं, टैक्स माइनस कर देते हैं। टैक्स किसका माइनस करेंगे? जो हमारी प्रॉफिट अर्निंग है, 2 लाख का 30% हमने टैक्स पे करना है, तो आप 60,000 टैक्स पे कर दो, इसके पास रहेगा 1,40,000। इसका भी हम टैक्स पे कर देते हैं, 1,40,000 का 30%। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों की कैलकुलेशंस एक बार करके देख लेंगे। इसका आ गया 98,000। अब ध्यान से देखिए, एक्स कंपनी के पास कितने शेयर हैं? 1 लाख। हम एक्स कंपनी की अर्निंग पर शेयर निकाल लेते हैं। एक्स कंपनी के पास प्रॉफिट है 1,40,000 और एक्स कंपनी के पास इक्विटी शेयर कितने हैं? 1 लाख। तो हम 1,40,000 को 1 लाख से डिवाइड करके देखते हैं, क्योंकि एक्स कंपनी के पास कितने शेयर होल्डर हैं? मान लो 1 लाख। तो हमने क्या किया, 1,40,000 को 1 लाख शेयर्स से डिवाइड कर दिया, तो हर कंपनी के शेयर होल्डर को 1 रुपए 40 पैसे इनकम हो रही है। ठीक है, वाई कंपनी का देखिए, वाई कंपनी के पास है 98,000 इनकम। अब वाई कंपनी के पास इक्विटी शेयर कितने हैं? 40,000। तो 98,000 को हम 40,000 इक्विटी शेयर होल्डर से डिवाइड कर देते हैं। तो 98,000 को जब आप 40,000 से डिवाइड करोगे तो वाई कंपनी अर्न कर रही है 2 रुपए 45 पैसे। मतलब वाई कंपनी के हर शेयर होल्डर को इनकम हो रही है 2 रुपए 45 पैसे, जबकि एक्स कंपनी के हर शेयर होल्डर को कमाई हो रही है 1 रुपए 40 पैसे। अब ध्यान से देखो कि कौन सी कंपनी ज्यादा कमा रही है, कौन सी कंपनी इनकम ज्यादा कमा के दे रही है। वाई कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को ज्यादा कमा के दे रही है, क्योंकि वाई कंपनी ने क्या यूज किया है? फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल को यूज किया है। किसको? डिबेंचर्स को। इसने डिबेंचर्स का फायदा लेकर क्या किया? अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स की इनकम के अंदर इंक्रीज किया है, जबकि एक्स कंपनी ने डिबेंचर्स इशू किए ही नहीं हुए थे, तो उसकी इनकम पर शेयर कम आ रही है। कितनी आ रही है? 1 रुपए 40 पैसे। ठीक है, तो ये कंपनी अपने कस्टमर्स के, सॉरी, अपने शेयर होल्डर्स की इनकम में केवल तभी इंक्रीज कर सकती है जब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो। किससे? फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल से। यहां पर अगर हम ध्यान से देखें, कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है? दोनों कंपनी 2 लाख 2 लाख कमा रही है। वाई की अगर मैं बात करूं, वाई ने कितना कमाया है? 2 लाख। टोटल कैपिटल कितनी लगाई हुई है? 10 लाख। वाई ने 10 लाख लगाया, कमाया 2 लाख। 10 लाख के ऊपर अगर 2 लाख की कमाई की बात करूं तो कंपनी को, वाई को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितनी मिल रही है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि मैंने जितना पैसा लगाया उसके ऊपर मुझे प्रॉफिट कितना हुआ? 2 लाख। तो 2 लाख को अगर आप 10 लाख से कंपैरिजन करा के देखोगे तो मेरी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितनी है? 20%। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है मेरी 20%, जबकि डिबेंचर्स होल्डर को मैंने सिर्फ कितना पे करना है? 10%। अब सोचकर देखो, मैंने बाहर से पैसा लिया, उनको मैंने पे करना है 10%, जबकि मैं खुद कितनी कमाई कर रहा हूं? 20%। इसका मतलब है कि मैं अपने शेयर होल्डर्स की इनकम में इंक्रीज करके दिखा सकता हूं। यही टॉपिक मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था। एक कंपनी जिसकी रिटर्न और इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, किससे?
इंटरेस्ट और डिविडेंड को पे करने की रेट से, तो कंपनी तब ही सिर्फ उसी सिचुएशन में अपने शेयर होल्डर्स की इनकम में इंक्रीज करके दिखा सकती है। इसलिए वाई अपने कंपनीज के शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट कमा के दे रही है, क्योंकि कंपनी के शेयर होल्डर्स कितने थे? 40,000 शेयर, 10 रुपए का एक शेयर। अल्टीमेटली इसलिए हमने यहां पर 98,000 को 40,000 से ही डिवाइड करके दिखाया। तो कंपनी के हर शेयर होल्डर के पास इसलिए 2 रुपए 45 पैसे का फायदा हो रहा है, जबकि एक्स कंपनी को सिर्फ फायदा कितना हो रहा है? 1 रुपया 40 पैसे। तो आई होप ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर इस टॉपिक को हम थोड़ा सा और कंटिन्यू कर रहे हैं। इसी टॉपिक का हमने एक एग्जांपल और लेना है। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का पार्ट 2। हमने पीछे वाली वीडियो में क्या डिस्कस किया था कि कोई भी कंपनी इक्विटी शेयर कैपिटल के बेस पर फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल को रिसीव करके अपनी इक्विटी शेयर होल्डर्स की इनकम में इंक्रीज करती है। ऐसा केवल तभी पॉसिबल हो पाता है जब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल से ज्यादा हो। मतलब हमने जो भी इनको पे करना है उनसे ज्यादा हमारी क्या होनी चाहिए? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। तभी एक कंपनी अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स की इनकम में इंक्रीज कर पाती है। तो पीछे वाली वीडियो के अंदर हमने जो एग्जांपल लिया था वो लिया था 80,000 की जगह 2 लाख। अब इस वीडियो में हमने एग्जांपल लिया है कि मान लो एक कंपनी जो एक्स और वाई है, दोनों को मान लो 80,000 और 80,000 का प्रॉफिट हो रहा है। ये प्रॉफिट है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब ना हमने इसमें से इंटरेस्ट माइनस किया है अब तक, ना हमने इसमें से टैक्स माइनस किया है। अब मान लीजिए एक्स और वाई दोनों कंपनी है। एक्स के पास है 10 लाख की सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल, डिबेंचर से इन्होंने कोई पैसा रिसीव नहीं किया हुआ है। वाई कंपनी के पास 4 लाख रुपए की इक्विटी शेयर कैपिटल है, 6 लाख के डिबेंचर्स कैपिटल है। तो टोटल दोनों कंपनी की कैपिटल अल्टीमेटली क्या है? 10 लाख 10 लाख। ध्यान से देखें तो एक्स कैपिटल ने सिर्फ पैसा इक्विटी शेयर कैपिटल से लिया हुआ है, जबकि वाई कैपिटल ने इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस डिबेंचर कैपिटल से पैसा लिया हुआ है। अल्टीमेटली दोनों कंपनी के पास 10 लाख और 10 लाख रुपए हैं। दोनों कंपनी को एक साल के लास्ट में प्रॉफिट होता है 80,000 का। प्रॉफिट कितना है? 80,000 अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसमें से ना तो अभी तक हमने इंटरेस्ट माइनस किया है ना टैक्स माइनस किया है। ठीक है, टैक्स की रेट कितनी है? 30%। स्टेटमेंट से पहले आप ये ध्यान से देखिए, इस कंपनी के पास 1 लाख शेयर है। हर शेयर कितने का है? 10 रुपए का। 1 लाख शेयर गुना 10 रुपए तो मतलब 10 लाख। इस कंपनी के पास 40,000 शेयर, हर एक शेयर कितने का है? 10 रुपए का, तो मतलब 4 लाख रुपए। अब हम देख लेते हैं कि कौन सी कंपनी इसमें से सही काम कर रही है। एक्स कंपनी के पास प्रॉफिट कितना है? 80,000। वाई के पास भी प्रॉफिट कितना है? 80,000। अब एक्स कंपनी ने तो कोई इंटरेस्ट पे करना ही नहीं है, क्योंकि एक्स कंपनी के पास तो डिबेंचर ही नहीं है। वाई कंपनी ने कितना इंटरेस्ट पे करना है? 6 लाख के ऊपर 10%, 60,000। वाई कंपनी ने 6 लाख के ऊपर 10% का इंटरेस्ट दे दिया। अब एक्स कंपनी के पास इंटरेस्ट माइनस करने के बाद, जो कि था ही नहीं, कितना आ गया? 80,000। वाई कंपनी के पास प्रॉफिट कितना है इंटरेस्ट घटाने के बाद? 20,000। आगे देखिए, अब दोनों कंपनी ने टैक्स कितना कितना पे करना है। अब हम टैक्स माइनस कर देते हैं 30%। 80,000 का 30% 24,000, 20,000 का 30% 6,000, 14,000, और इसको आप घटा देना 56,000। तो ये दोनों कंपनी का क्या आ गया? अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इंटरेस्ट और टैक्स माइनस करने के बाद एक्स कंपनी की प्रॉफिट, वाई कंपनी का प्रॉफिट। अब कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो किसके लिए कमाती है? शेयर होल्डर्स के लिए। अब एक्स कंपनी के पास कितने शेयर हैं? 1 लाख। तो 56,000 को हम 1 लाख से डिवाइड कर देते हैं। वाई कंपनी के पास कितने शेयर हैं? 40,000। 40,000 को हम, सॉरी, 14,000 को हम क्या करते हैं? 40,000 से डिवाइड कर देते हैं। अब हम ये देख लेंगे कि दोनों कंपनी को पर शेयर कितनी इनकम हो रही है। इसको हो रहा है 0.56, जबकि अर्निंग पर शेयर हमने दिखाया 56,000 के प्रॉफिट को
कंपनी के टोटल शेयर कितने हैं 1 लाख से डिवाइड कर दिया, कंपनी हर शेयर के ऊपर कितना कमा रही है 56 पैसे। अर्निंग हर शेयर होल्डर को कितनी मिल रही है 56 पैसे। जबकि इस कंपनी में क्या हो रहा है 14,000 के प्रॉफिट को टोटल शेयर होल्डर्स मतलब 40,000 शेयर्स हैं, 40,000 शेयर्स से मैंने डिवाइड कर दिया, तो कंपनी यहां प्रॉफिट कितना कमा रही है हर शेयर के ऊपर 0.35 पैसे ही उनके लिए अर्निंग दे पा रही है। तो यहां पर देखिए मैंने आपको क्या कहा था, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर ज्यादा है किससे फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल से, तब ही हमारा इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए कमाना इनकम में इंक्रीज केवल तभी हो पाएगी। मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जब ज्यादा है किससे फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल से, तब ही हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स की इनकम में इंक्रीज हो पाती है, अदरवाइज उनकी इनकम में इंक्रीज नहीं हो पाएगी। ध्यान से सुनिए ये बात मैं आपको क्या बोल रहा हूं। वाई कंपनी ने कितना कमाया है प्रॉफिट स्टार्टिंग में 80,000, जबकि वाई कंपनी ने कैपिटल कितनी लगाई हुई है टोटल 10 लाख। 10 लाख के ऊपर वाई कंपनी ने 80,000 का प्रॉफिट कमाया। इसका मतलब है कि वाई कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है, जितना पैसा वाई कंपनी ने लगाया है 10 लाख, उसके ऊपर वाई कंपनी सिर्फ 8% कमा रही है। कितना परसेंट कमा रही है सिर्फ 8%। अब सोचकर देखिए कंपनी खुद के लगाए हुए पैसे पर 8% कमाती है, जबकि कंपनी बाहर से किसी से पैसा लेने में बाहर वाले पर्सन को कितना पे करती है 10%। तो आपको क्या लगता है आप अर्निंग कमा पाओगे? प्रैक्टिकली से एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं। मैंने किसी से 10% पे पैसा लिया, बाहर मैंने इन्वेस्ट किया, वहां से मुझे 8% की कमाई हो रही है, तो क्या हो रहा है मेरे को 2% का झटका तो मैं ही खा रहा हूं बीच में। तो क्या मैं इन्वेस्टमेंट मुझे करना चाहिए वहां? नहीं करना चाहिए। क्या मेरे को उससे पैसा इतने में लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए। वाई कंपनी ने क्या किया 10% के ऊपर पैसा लिया, जबकि खुद कितनी कमाई कर रही है 8%। तो ये कंपनी जो 8% खुद कमा रही है, 10% बाहर के लोगों को पे करना है, 10% पे करना है, 8% खुद कमा रही है, तो ये कंपनी कभी भी अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स की इनकम में इंक्रीज नहीं कर सकती है। होना क्या चाहिए, हमारी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा होनी चाहिए। किससे? फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल से। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमारी ज्यादा होनी चाहिए फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल से। ये टॉपिक हमने पूरी अच्छी तरह से पीछे वाली वीडियो में डिटेल में स्टडी किया है। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का पार्ट 1 आप अच्छे से देखिए, तब आप इन दोनों वीडियोस के अंदर डिफरेंस समझ पाएंगे कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा होने का क्या मतलब है और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम होने का क्या मतलब है। तो आइए एक बार हम फिर से थोड़ा सा टॉपिक रिवाइज कर लेते हैं कि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब क्या होता है। कोई भी कंपनी इक्विटी शेयर कैपिटल को बेस बनाकर फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल से पैसा रिसीव करके अपनी इक्विटी शेयर होल्डर्स की इनकम को इंक्रीज करती है। ऐसा केवल तभी पॉसिबल हो पाता है जब हमारी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल से। सिंपल सी बात। ये टॉपिक मैंने बहुत अच्छे से आपको पीछे वाली 2 वीडियोस में समझा दिया है, तो मैं आपको एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ये वीडियो अगर आप डायरेक्ट देख रहे हैं तो आप पीछे वाली दोनों वीडियोस को अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, तो अब हमारे इस वीडियो के मेन टॉपिक पे हम आ रहे हैं कि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है। सिंपल सी बात, जिस कंपनी को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता हो फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल, उस कंपनी को क्या करना चाहिए, अपने शेयर होल्डर्स की इनकम में इंक्रीज कर लेना चाहिए। फॉर एग्जांपल कैसे, ध्यान से देखिए। मैंने इन लोगों से पैसा लिया 10% पे, मैंने यही पैसा कहीं पे लगा दिया 20% पे, मेरे को वहां से कमाई हो रही है 20% की, जबकि मैंने इनको कितना पे करना है 10%। तो मुझे ट्रेडिंग ऑन इक्विटी से बेनिफिट ले लेना चाहिए, क्योंकि मुझे अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स की इनकम में इंक्रीज करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपका एग्जाम्पल लेता हूं, आपने कहीं से 10% में पैसा उधार लिया, वही पैसा आपने अपने किसी और फ्रेंड को दे दिया 20% पे, तभी तो आप 10% की इनकम को क्रिएट कर पाओगे, तभी तो उस बेनिफिट के अंदर आप काम कर पाओगे। वही टॉपिक कंपनी के मैटर में, कंपनी ने उनसे पैसा लिया 10% पे, बाहर इन्वेस्ट कर दिया 20% के ऊपर, तो कंपनी को बीच में कितनी कमाई हो रही है
10%। इस 10% की कमाई को किसको मिलना है? ये 10% की कमाई किसको मिलेगी? इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स की इनकम में इंक्रीज करने के लिए कंपनी फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल का यूज करती है, बाहर इन्वेस्ट करती है ज्यादा के ऊपर। वहां से जो बीच का जो इनकम क्रिएट होता है, प्रॉफिट कमाता है कंपनी, वो प्रॉफिट किसको मिल जाता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तो इस टॉपिक का, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या महत्व है? ये महत्व केवल तभी है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी की इंपॉर्टेंस केवल तभी है जब हमारी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो। किससे? फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल से। ठीक है। अब दूसरी बात, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी की लिमिटेशन क्या है? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी आप कौन कौन सी सिचुएशन में यूज कर सकते हो? एक कंपनी ट्रेडिंग ऑन इक्विटी पे कब कब खेल सकती है? पहली बात, जब कंपनी के पास रेगुलर इनकम हो, क्योंकि रेगुलर इनकम होगी तभी तो आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्लस डिबेंचर्स होल्डर को आप रेगुलर इंटरेस्ट और डिविडेंड की पेमेंट कर पाओगे। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, इनको हमें क्या पे करना होता है? फिक्स्ड रेट से डिविडेंड। और डिबेंचर होल्डर्स को हमने क्या पे करना होता है? फिक्स्ड रेट से इंटरेस्ट। तो अगर आप रेगुलर इनकम कमा रहे हो तो आप डिबेंचर होल्डर्स को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को इजीली डिविडेंड और इंटरेस्ट पे कर सकते हो। तो अगर आप रेगुलर इनकम कमा रहे हो तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी केवल तभी यूज किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकते। पहली लिमिटेशन क्या? रेगुलर इनकम की केस के अंदर ही कंपनी ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का बेनिफिट ले सकती है। दूसरी लिमिटेशन देखिए, जब हमारी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी तब ही आप केवल ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का बेनिफिट ले पाओगे। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट किससे ज्यादा होनी चाहिए? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर से और डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से। आप केवल तभी ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का बेनिफिट ले पाते हो, अदरवाइज नहीं। ये वाली बात मैंने आपको पीछे वाली दोनों वीडियोस में बिल्कुल क्लियर कर दी है, अच्छे से आप देख सकते हैं। तीसरा टॉपिक, हम ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का बेनिफिट केवल तभी ले सकते हैं जब कंपनी के पास इतनी फिक्स्ड एसेट्स तो हो कि हम डिबेंचर होल्डर्स से पैसा लें और उनको अपनी प्रॉपर्टीज आसानी से गिरवी रख सकें। क्योंकि डिबेंचर होल्डर हमको पैसा केवल तभी देते हैं जब हमारे पास इतनी प्रॉपर्टीज हो कि हम उनको गिरवी रख पाए। क्योंकि बैंक से जब हम लोन लेते हैं तो बैंक हमसे कुछ ना कुछ गिरवी रखवाता है। इसी तरह से जब हम डिबेंचर होल्डर्स से डिबेंचर्स के थ्रू पैसा लेते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसी प्रतिभूतियां, ऐसी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए कि हम उनके पास गिरवी रख सकें। तो ये तीन लिमिटेशंस हैं। अगर आप इन तीन लिमिटेशंस को कवर कर सकते हो तो आप ट्रेडिंग ऑन इक्विटी के ऊपर काम कर सकते हो, अदरवाइज एक कंपनी को ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का विचार अपने मन से निकाल देना चाहिए। तो इस वीडियो में अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर को इफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर होते हैं? पहली बात, कैश फ्लो। अगर कंपनी के पास कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है, आपके पास रेगुलर पैसा आ रहा है, इसका मतलब है कि आप कहीं से भी पैसा उधार लोगे इंटरेस्ट पे तो आप उनको आसानी से इंटरेस्ट पे कर पाओगे। मतलब कैश फ्लो की पोजीशन अगर हमारे पास अच्छी है तो इसका मतलब है कि हम इंटरेस्ट इजीली पे कर सकते हैं। पहली बात हमको ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात, हमको इंटरेस्ट कवरेज रेशियो फाइंड आउट कर लेना चाहिए। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, बिलो इंटरेस्ट, ये रेशो जितना ज्यादा होता है इसका मतलब है कि हम डिबेंचर होल्डर्स को या जहां से भी हमने लोन लिया हुआ है वहां उनको हम इंटरेस्ट बहुत इजीली पे कर सकते हैं। तो ये रेशो जितना ज्यादा होगा आपके लिए अच्छा है। तीसरी बात, डेट सर्विस कवरेज रेशो, ये वाला रेशो इस रेशो को और भी अच्छे से कवर कर देता है। इसमें भी ये रेशो जितना अच्छा होता है, परसेंटेज जितनी अच्छी आती है, इसका मतलब है कि आप बाहर के लोगों को इंटरेस्ट बहुत अच्छे से पे कर सकते हो। इसी तरह से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अगर हमारी इन्वेस्टमेंट के ऊपर अच्छी हो रही है, मान लो मैंने बाहर पैसा लगाया 10 लाख, 10 लाख के ऊपर मैं कमा रहा हूं 2 लाख, बाहर मैंने पे करना है 1 लाख, इसका मतलब है कि आपने सही जगह पे पैसा लगाया हुआ है। क्योंकि मेरे को कमाई कितनी हो रही है लगाए हुए पैसे पे? 2 लाख। पे कितना करना है 2 लाख में से? 1 लाख। इसका मतलब है कि 1 लाख का तो प्रॉफिट कम से कम मेरे पास बच रहा है ना। तो 1 लाख का प्रॉफिट अगर मेरे पास बच रहा है तो इसके मतलब है कि मेरी इनकम अच्छी हो रही है।
तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब इन्वेस्टमेंट जो हमने लगाई है उसके ऊपर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए हमको ऊपर रखना होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इंटरेस्ट और टैक्स को लेस करने से पहले वाला प्रॉफिट हमने ऊपर रखना होता है और नीचे हम क्या रखते हैं, जितनी इन्वेस्टमेंट हमने बिजनेस में की होती है। तो हमारा जो टॉपिक हमारे पास फाइंड आउट हो क्या आता है, वो आता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जितनी ज्यादा होगी इसका मतलब है कि वो कंपनी अपने डिबेंचर होल्डर्स को या जहां से भी लोन लिया हुआ है उनको हम इंटरेस्ट की पेमेंट बहुत इजी कर सकते हैं। इसी तरह से कॉस्ट ऑफ डेट्स का हमको ध्यान रखना है। अगर डेट कैपिटल से कॉस्ट ज्यादा पड़ रही है, मान लो डिबेंचर होल्डर्स आपको 8% पे दें और कोई दूसरा डिबेंचर होल्डर आपको 10% पे दे, कहां से पैसा लेना पसंद करेंगे, 8% वाला। तो कॉस्ट ऑफ डेट भी हमको ध्यान रखना है, क्योंकि डेट कैपिटल के ऊपर अगर कॉस्ट कम है तो आप डेट कैपिटल यूज कर लो, अगर कॉस्ट ज्यादा आ रही है तो इसको अवॉइड करना ही हमारे लिए बेटर है। आगे देखते हैं हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। कभी कभी कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि हमारे पास मान लो इक्विटी कैपिटल है और हम क्या कर देते हैं, डिबेंचर्स भी इशू कर देते हैं। डिबेंचर्स के इशू करने की वजह से कंपनी के ऊपर एक भार बढ़ जाता है, क्योंकि हमको हर हालत में इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो शेयर होल्डर्स के ऊपर रिस्क ज्यादा आ जाता है, क्योंकि इक्विटी शेयर कैपिटल का पैसा कब वापस मिलता है, सिर्फ कंपनी बंद होने की सिचुएशन में। तो इक्विटी कैपिटल के ऊपर कॉस्ट को भी हमको ध्यान रखना है, वो कॉस्ट कभी कभी हमारी डेट कैपिटल इशू करने की वजह से आ जाता है, तो वो बातें भी हमको ध्यान रखनी होती है। आगे बात टैक्स रेट। अगर टैक्स की रेट ज्यादा है तो हमारा डिबेंचर्स के ऊपर हम फायदा ले सकते हैं, टैक्स रेट कम है तो डिबेंचर से पैसा वसूल करना, डिबेंचर होल्डर से पैसा लेना आपको थोड़ा महंगा पड़ता है, तो टैक्स रेट का भी थोड़ा ध्यान रखना है। आगे है हमारी फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट को हम बोलते हैं निर्गमन लागतें। वो लागतें जब हम शेयर्स या डिबेंचर्स को इशू करने के ऊपर आती हैं। अगर प्रेफरेंस शेयर्स को या इक्विटी शेयर को जारी करते हुए अगर आपके खर्चे ज्यादा आ रहे हैं तो आप क्या करो, डिबेंचर्स इशू करो, क्योंकि डिबेंचर्स को इशू करने के ऊपर हमारी फ्लोटेशन कॉस्ट बिल्कुल कम आती है। तो फ्लोटेशन कॉस्ट का अपने को ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट टॉपिक रिस्क। रिस्क दो टाइप का, ऑपरेटिंग रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क। ऑपरेटिंग रिस्क रिस्क मतलब, ऑपरेटिंग रिस्क का मतलब है कि बिजनेस के ऑपरेशन में रखने के लिए हमको सैलरी पे करनी पड़ती है, बिजली का बिल पे करना पड़ता है, कुछ और चीजें भी हैं जो बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए मुझे पे करना पड़ता है। फाइनेंशियल रिस्क मतलब डिविडेंड पे करना, डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट पे करना, बैंक से लोन लिया हुआ है वहां पे इंटरेस्ट पे करना। तो ये रिस्क भी हमको ध्यान रखना है कि कहीं ये रिस्क हमारे पास ज्यादा तो नहीं चल रहा है। रिस्क ज्यादा चल रहा है तो हमको थोड़ा ध्यान से काम करना होता है। नेक्स्ट टॉपिक फ्लेक्सिबिलिटी, लोचशीलता। फ्लेक्सिबिलिटी, इलास्टिसिटी हमारे पास कितनी है, हम कितनी लचकता में काम कर रहे हैं। टाइम आने पर या खड़े पार्क पर अगर आपको लोगों को पैसा रिटर्न करना पड़ जाए तो क्या आप लोगों को पैसा रिटर्न करने की हालत में हो, हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी का हमको ध्यान रखना है। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब अगर डिबेंचर्स होल्डर को आपको पैसा वापस करना हो तो पैसा क्या वापस कर दोगे, या मान लो हमारे पास पैसा ज्यादा रखा है तो क्या भी आप तब भी पैसा वापस कर दोगे। तो हमारे पास कैपिटल स्ट्रक्चर को चेंज करने का भी फंडा हमारे पास हमारे हाथ में होना चाहिए, लोचशीलता हमारे पास होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी हमारे हाथ में होनी चाहिए। जब चाहे हम कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज कर पाए, दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी। नेक्स्ट है कंट्रोल। कंपनी के जो रियल ओनर होते हैं कौन होते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल वाले। अब कंपनी जब भी नए इक्विटी शेयर इशू करेगी, कंपनी के ऊपर कंट्रोल ज्यादा लोगों का बढ़ जाता है। कंपनी के पहले मालिक है मान लो 1 लाख, अब कंपनी ने और इशू जारी कर दिए तो कंपनी का मालिक होगा भी 2 लाख। तो अगर आप कंट्रोल कम चाहते हो तो इक्विटी शेयर कम इशू करो या और ज्यादा इशू मत करो। अगर कंट्रोल आप पहले के लोगों के हाथों में रखना चाहते हो तो आप क्या कीजिए, डिबेंचर्स इशू करके डिबेंचर से पैसा वसूल कर लीजिए, क्योंकि डिबेंचर होल्डर्स कंपनी के किसी भी काम काज में इंटरफेयर नहीं करते हैं। पर अगर कंपनी के मालिक बढ़ गए तो क्या होगा, उनका इंटरफेरेंस बढ़ जाएगा, वो कहेगा मेरी मानो, वो कहेगा मेरी मानो, दूसरा बंदा बोलेगा मेरी मानो, तीसरा कहेगा मेरी बात मानो, तो सब बीच में इंटरफेयर होता रहता है, कंपनी कोई काम अच्छे से कर ही नहीं पाती है। तो अगर आप कंट्रोल ज्यादा चाहते हो तो इक्विटी शेयर कैपिटल और इशू कर दो। कंट्रोल अगर पहले वाले लोगों के हाथ में रखना चाहते हो तो हमको डिबेंचर्स का ही हेल्प ले लेना चाहिए, क्योंकि डिबेंचर होल्डर्स कभी भी कंपनी के कामों में इंटरफेयर नहीं करते हैं।
अगली बात आती है फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर का फ्रेमवर्क। कुछ सेबी की गाइडलाइंस होती हैं, कुछ कंपनी के स्ट्रक्चर होते हैं, डेट इक्विटी रेशो होते हैं, जैसे 2:1 डेट इक्विटी रेशो, 4:1, 6:1, तो उसके अकॉर्डिंग भी हमको देख लेना चाहिए कि हमने क्या फॉलो करना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टॉक मार्केट कंडीशन। स्टॉक मार्केट के अंदर अगर ज्यादा रिस्क चल रहा है, रिस्क के केस में क्या होता है, कोई भी शेयर होल्डर कंपनी में पैसा लगाना पसंद नहीं करता है, स्पेशली इक्विटी शेयर्स कोई भी खरीदना पसंद नहीं करता है, क्योंकि उनको लगता है कि पैसा डूब जाएगा या डिविडेंड कुछ मिलने नहीं वाला। तो स्टॉक मार्केट की कंडीशन को अपने पहले देख लेना है। अगर स्टॉक मार्केट में रिस्क चल रहा है तो आप इक्विटी शेयर्स इशू मत करो, क्योंकि कोई भी आपकी इक्विटी शेयर खरीदने नहीं वाला। तो अगर रिस्क कम है, लोगों को पता है कि इस कंपनी में पैसा लगाना बेनिफिशियल है, स्टॉक मार्केट में रिस्क भी नहीं है, तो आप क्या कीजिए, इक्विटी शेयर इशू कर दीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनीज। हमको अगर अपनी कंपनी का अगर हमको अपनी कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर फिक्स करना है, तो हमको हमारी ही कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर फिक्स करने से पहले दूसरी कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर को भी देख लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि सामने वाली कंपनी का भी फंडा यही होता है, सामने वाली कंपनी भी मेरे जैसा काम कर रही है, जो मैं मटेरियल सेल करता हूं वो मटेरियल वही सेम सेल कर रही है, मेरा जो काम है उसका भी वही काम है। तो सामने वाली कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर को देखकर मुझे अपनी कंपनी का भी कैपिटल स्ट्रक्चर फिक्स कर लेना चाहिए। तो ये सारी वो बातें हैं जो ये फिक्स करती हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर की हम चॉइस कैसे करें। कैपिटल स्ट्रक्चर की चॉइस के अंदर हमको क्या देखना होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल से पैसा कितना आए, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से पैसा कितना है, डेट कैपिटल से, डिबेंचर से, लोन से हम पैसा कितना लें। ये 3-4 बातें जो हैं, जो लॉन्ग टर्म रिसोर्सेज से पैसा लेने की बात है, वो डिसाइड करती है हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर। तो कोई भी कंपनी का जब आप कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करने जा रहे हो, तो ये हमको 10, 12, 14 बातें बहुत अच्छे से पहले ध्यान में रख लेनी चाहिए। तो इस टॉपिक के साथ हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। तो मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तो यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।